हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट रुखसाना इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टीवी। व्यूवर्स, इस वक्त हम लोग आपके पास मौजूद हैं। हमारा प्रोग्राम आपकी सेहत में मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को या आपके इर्द गिर्द किसी को दरपेश हैं, हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आपके पास आते हैं। आज हमारे पास हमारा जो टॉपिक है वो है ऑटिज़म के हवाला से, और हमारे साथ यहाँ पर हमारे क्लिनिकल एक्सपर्ट मौजूद हैं मोअज़्ज़ज़ साहब। वो हमें ऑटिज़म के बारे में आज मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे। मोअज़्ज़ज़ साहब, कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? जी, खुदावंद का शुक्र, बिल्कुल ठीक। हम आपको अपने प्रोग्राम में एक बार फिर वेलकम कहते हैं। व्यूवर्स के बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोगों की जो इन्फॉर्मेशन आप उन तक पहुंचाते हैं उसके हवाला से लोग इसको पसंद कर रहे हैं। आज हम बात करते हैं ऑटिज़म के हवाला से। ऑटिज़म मोअज़्ज़ज़ साहब है क्या चीज़, ये क्या प्रॉब्लम है? जी, बहुत शुक्रिया। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ओके। जिसमें बच्चे देखने में आम बच्चों की तरह नज़र आते हैं। सही। लेकिन उनकी न्यूरल वायरिंग यानी उनका ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो बाकी बच्चों से मुख्तलिफ होता है, जिसकी वजह से उनकी बातचीत करने का अंदाज़, सही, उनका बिहेवियर, उनकी सोचने समझने की सलाहियत, सही, और साथ साथ उनके सेंसरी इश्यूज़ यानी उनकी हसासियत जो है बाकी बच्चों से मुख्तलिफ होती है। तो अगर हम एक एक चीज़ को देखें कि उनकी बातचीत करने का अंदाज़ या दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने का, सोशलाइज करने का तरीका कार कैसे होता है, ये अलग थलग नज़र आएंगे। सही। जहाँ पे बाकी लोग बैठे हुए हैं ये कोशिश करेंगे कि कहीं कोने में बैठ जाएं, दूसरों के साथ बातचीत ना करें, ये थोड़ा हेजिटेंट होंगे इस चीज़ में। ओके। ठीक है। दूसरी चीज़ हमने कही कि इनके कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं कि उनको रिपीट करते रहते हैं। सही। जैसा कि जब ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो ये एक्साइटमेंट में इस तरह से हैंड फ्लैपिंग कर सकते हैं, टो वॉकिंग कर सकते हैं, यानी कि इनके चलने का अंदाज भी मुख्तलिफ होगा बाकी बच्चों से। ठीक है। या ये हसास इस हद तक हो सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जिससे नॉर्मली हमें कोई असर नहीं होता, कोई आवाज़ हो सकती है, कोई भी ऐसा कोई साउंड हो सकता है जिसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये इतने हसास होंगे कि इनके लिए वो बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। फाइन। ठीक है। या सम टाइम इसके अपोजिट ये इतने हाइपो सेंसिटिव होंगे कि इनको कोई चोट भी लग जाए तो इनको फील नहीं होगा। सही। बहुत शदीद किस्म की चोट लगने पे इनको हल्का सा पेन या इनको इतनी फीलिंग नहीं होगी जितनी कि आम तौर पे लोगों को होती है। तो इनकी सेंसिटिविटी यानी हसासियत भी दो तरह से होती है, या तो हाइपर सेंसिटिव होंगे या हाइपो सेंसिटिव भी हो सकते हैं। सही। यू मीन टू से कि उनकी जो फीलिंग का स्टाइल है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का स्टाइल है वो नॉर्मल बच्चों से अलग होता है, और वो फील करने में भी नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं। वो या तो बहुत ज़्यादा जैसे हम कहते हैं बेहिस टाइप के होंगे, या फिर वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने वाले होंगे हर एक छोटी बड़ी बात पे। मोअज़्ज़ज़ साहब, ऑटिज़म की कौन कौन सी अलामात हैं, और काइंडली इसके इक़साम के बारे में भी कुछ बताइएगा। क्या इसकी कुछ अलग इक़साम भी हैं? जी, ऑटिज़म की मुख्तलिफ अलामात जो कि 18 मंथ से इसको डायग्नोज भी किया जा सकता है। ओके। इवन के 4 to 5 मंथ्स पे हम देख सकते हैं कुछ ऐसी अलामात होती हैं कि पेरेंट्स को पता चल जाता है कि इस बच्चे में ये जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल आई कांटेक्ट। सही। अगर बच्चा 4 to 5 मंथ्स पे आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं कर रहा, ठीक है, कोई भी पर्सन, उनकी वालदा, उनके वालिद जब बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो वो उनकी तरफ देख नहीं रहा, ठीक तो है, ये एक इंडिकेशन है। फिर उसके बाद 1 साल तक अगर बच्चा बैबलिंग यानी 1 वर्ड स्पीच की भी कोशिश नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन है। 2 साल की एज पे हम देख सकते हैं कि बच्चे के 2 वर्ड्स यानी 2 अल्फाज मीनिंगफुली बोलना, जैसे कि वालदा को देख के मामा बोलना, वालिद को देख के बाबा बोलना। 2 साल के बच्चे मोस्टली हम देखते हैं काफ़ी बातें करने लग जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये बच्चे 2 अल्फाज भी अगर ना बोल रहे हो तो ये भी एक इंडिकेशन होती है, ये एक अलामत होती है कि ये बच्चा ऑटिज़म के साथ हो सकता है। तो जैसे ही हमें ये वाले सिम्टम नज़र आएँ तो हमें फौरी तौर पे माहिरीन नफ्सियात को अप्रोच करना चाहिए ताकि टाइमली उसका डायग्नोसिस हो सके और उसकी मैनेजमेंट की तरफ आया जा सके। सही। मोअज़्ज़ज़ साहब, आपने जो अलामात बताई हैं ये काफ़ी सीरियस मामला लगता है। तो
हमें ये बताइएगा कि ऑटिज़म के आखिर प्रॉब्लम ये वजूहात क्या हैं? क्या ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या कुछ और वजूहात है उसकी? जी, ऑटिज़म की अभी तक कोई भी सिंगल कॉज नहीं पता चल सकी कि ये वजह होती है ऑटिज़म की। मल्टीपल फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुछ रिसर्चेज हैं जो कि बताती हैं कि जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि वालिदैन से ये आगे बच्चों में आ सकती है। अगर बहन भाइयों में से किसी को है तो भी चांस है, फैमिली में किसी को है तो ये ट्रांसमिट भी हो सकती है जेनेटिकली। सही। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस, कुछ इन्फेक्शंस, कोई ऐसी मेडिकेशन जो पेरेंट्स ने यूज़ की हो उसके असरात के तौर पे भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी तक कोई सिंगल जो कॉज है वो सामने नहीं है। ठीक है। ऑटिज़म की तशख़ीस कैसे की जा सकती है कि ये जब मतलब आपके पास बच्चा आता है तो आपको कैसे पता चलता है कि इसका कोई और प्रॉब्लम है या इसको ऑटिज़म का ही प्रॉब्लम है? जी बिल्कुल, उसके लिए प्रॉपर एक असेसमेंट का प्रोसीजर जो है वो किया जाता है। अगर ये सिम्टम्स जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किए हैं ये बच्चे में देखने को मिल रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर एक टीम काम करती है जिसमें डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और पेरेंट्स से भी हिस्ट्री ली जाती है। ये तमाम लोग मिल के एक कम्प्रीहेंसिव जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो हमारे पास कंक्लूजन होता है वो एक साइकोलॉजिस्ट उसको कंपाइल करके एक रिपोर्ट तैयार करता है। उससे डिसाइड किया जाता है कि क्या बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं है और उसका सिवियरिटी लेवल क्या है। आपने पहले क्वेश्चन किया था कि इसकी एग्जाम इसकी नहीं है लेकिन इसके सिवियरिटी लेवल है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अगर माइल्ड लेवल पे कोई प्रॉब्लम है यानी माइल्ड डायग्नोसिस के साथ है बच्चा तो उसको हम कहते हैं कि इसको सपोर्ट चाहिए। बच्चे को हम यानी कि थोड़ी एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे बाकी बच्चों की निस्बत तो ये काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मैनेज करना सीख जाएगा। अगर मॉडरेट लेवल पे है तो हमें सब्सटेंशियल यानी कि कुछ और टूल्स भी अप्लाई करने पड़ेंगे, कुछ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस भी करनी पड़ेंगी, ठीक है। और अगर सीवियर है तो फिर हमें वेरी सब्सटेंशियल यानी कि एक तरह से मोस्टली चीज़ों में बच्चा पेरेंट्स के ऊपर, थेरेपिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है और ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वो चीज़ें मैनेज करवाने में और थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन अप्लाई करने में। ठीक है। अच्छा मौज़ा साहब ये बताइएगा, मैं एक चीज़ जब आपने मुझे आंसर किया तो मैं उसमें ये पूछना चाह रही थी कि क्या कज़न्स मैरिजेज़ में इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? देखिए कुछ जो फैमिली में एक हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि कज़न्स मैरिजेस काफ़ी देर तक एक ही फैमिली में रिश्ता होता है, शादियाँ होती हैं, उसमें कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसकी वजह से? बिल्कुल, कुछ रिसर्चेज इंडिकेट करती हैं ये भी वन ऑफ द फैक्टर कि अगर कज़न मैरिजेस या फैमिली के अंदर ही कॉन्टीन्यूसली शादियाँ हो रही हैं, सही, ठीक है, कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं, कुछ ऐसे यानी कि हैं लोग जो कि अपनी बरादरी से बाहर शादी करवाना एक उसको जायज़ नहीं समझते, वो उसको ममनून समझते। तो उसके लिए जो है ना उसके लिए अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि आउट ऑफ फैमिली या आउट ऑफ रिलेटिव्स भी शादी जो है ना वो कराने का रुझान होना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, अभी रिपोर्ट हो रही हैं। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन ये कोई सिंगल कॉज जैसे मैंने बताया कि ये नहीं होगी कि ये कज़न मैरिज की वजह से ऑटिज़म हो गया, ऐसा नहीं। सही, ठीक है। मौज़ा साहब, लोग आपके पास आए, अपने प्रॉब्लम उन्होंने शेयर किए, आपने डायग्नोज कर लिया कि क्या प्रॉब्लम है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, कितना कम प्रॉब्लम है, इसको किस तरह से कर सकते हैं। अभी काइंडली हमें बताइएगा कि इसका इलाज क्या है ऑटिज़म का? जी, इलाज के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास एक प्रॉपर कम्प्रीहेंसिव इसकी प्रोफाइलिंग होनी चाहिए यानी रिपोर्ट होनी चाहिए। उसके ऊपर बेस करता है ट्रीटमेंट कि बच्चे के कौन कौन से एरियाज डेफिसिट में हैं, सही, और कितने डेफिसिट में हैं। अगर स्पीच का इशू है तो बच्चे की स्पीच कितनी एज तक डेवलप हुई है। फॉर एग्जांपल बच्चे की एज 5 इयर्स है लेकिन बच्चे की स्पीच जो है वो अभी 2 इयर्स के बच्चे के इक्वल है, ठीक है। तो हमें जो ट्रीटमेंट प्लान बनाना होगा वो 2 इयर्स के
گول کو مائنڈ میں رکھ کے بنانا ہے کہ ابھی بچے کی مینٹل ایج اتنی آ رہی ہے, بچے کی ایبلٹی اتنی ہے, تو وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا معزز صاحب, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, سوری. یہ جو ایک پرابلم ہم لوگ کہتے ہیں کہ بچہ فزیکلی تو گرو کر رہا ہے بٹ مینٹلی وہ جو ہے وہ ابھی اپنی ایج سے بہت چھوٹا ہے, از دیٹ آٹزم؟ نہیں, اس کے لیے ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ کیٹیگری موجود ہے, اس کے سمٹمز بھی ڈفرینٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن آٹزم کی جب ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں تو پاسبلٹی ہے کہ یہ کوموربڈ کنڈیشن ہو جائے, اس کو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کہتے ہیں, یعنی بچے کی مینٹل ایج اپنی ایکچوئل ایج سے پیچھے ہو. اس میں آئی کیو کا ایشو ہوتا ہے, بچے کی انٹلیکچوئل ایبلٹی کم ہوتی ہے. تو آٹزم کے بچے ضروری نہیں کہ یہ آئی ڈی کے ساتھ ہوں, سم ٹائم ان بچوں کا آئی کیو بہت اچھا بھی ہوتا ہے. اور آٹزم کے اندر یہ ایک ایسی کیٹیگری ہے جس کو ہائی فنکشننگ آٹزم کہا گیا ہے, یعنی ہائی آئی کیو کے ساتھ آٹزم کے ساتھ ہے بچہ. اوکے. کیا آٹزم کے علاج کے لیے کوئی میڈیسنز یوز کرنا ہوتی ہیں یا صرف تھراپیز کے ذریعے ہی اس کا علاج جو ہے وہ پاسبل ہو جاتا ہے؟ تو ٹریٹمنٹ پلان جب ہمارے پاس بن جاتا ہے اس میں تمام چیزیں ڈیفائن ہوتی ہیں کہ کہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بیہیویئر تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے اگر بیہیویئر کے ایشوز ہیں, اسپیچ کے ایشوز ہیں تو اس کے لیے اسپیچ تھیراپی کے لیے ہمیں ریفر کرنا پڑتا ہے. صحیح. اور آکوپیشنل تھیراپی کے لیے. پھر اس کے علاوہ اگر کوئی کوموربڈ کنڈیشن ہے, فار ایگزامپل بچے کو کوئی فٹس کی ہسٹری ہے یا بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہے, تو اس کیس میں ہمیں بچے کو ایک فزیشین کے پاس یا ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی ریفر کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر اس کی ضرورت ہے تو. ادروائز تھیراپیوٹک انٹرونشنز اور ساتھ ساتھ پیرنٹس کی گائیڈنس بھی بہت ضروری ہوتی ہے. پیرنٹس کو بھی کاؤنسل کیا جاتا ہے کہ بچے کی یہ کیپیسٹی ہے, اس کو اتنا ٹائم لگے گا, یہ تھیراپیز ہیں ڈیلی بیسس پہ ہوں گی یا گیپ سے ہوں گی, اور گھر پہ کس طرح سے آپ نے چیزیں کروانی ہیں, تب جا کے بچہ امپروو کر پائے گا. اس کے لیے ایک ویل نون ٹیکنیک بھی اپلائی کی جاتی ہے جس کو ABA کہتے ہیں, اپلائیڈ بیہیویئر انالیسز, جس میں بچے کو ری انفورسمنٹ کے ذریعے, یعنی کوئی بھی بچے کی فیوریٹ چیز جو ہے وہ دی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں بچے کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے. جیسا کہ بچے کو ہم نے کوئی اکیڈمک ٹاسک کروانا ہے یا اس کی پرسنل جو چیزیں ہیں وہ کروانے کے لیے کہ بچہ اپنی چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے, نارمل لائف میں لے کے آنے کے لیے, اس کو یوز ٹو کرنے کے لیے کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو بتائی جاتی ہیں. بالکل. تو وہ بار بار ریپیٹ ہونے سے بچے کے مائنڈ میں رجسٹر ہوتی ہیں. پھر بچہ آہستہ آہستہ انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان بچوں کو جتنا ہو سکے انڈیپینڈنٹ لیول تک لایا جائے. پیرنٹس کو پھر کافی مشقت کرنی پڑتی ہے, وہ ہر چیز میں ان کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں, ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہوتا ہے. بالکل. سوشلائزیشن کا بہت زیادہ ڈیفیسٹ ہوتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ, تو پیرنٹس پراپر اس کی سوشل اسکل ٹریننگ کے اوپر کام کرتے ہیں, گھر میں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور تھیراپیوٹک انٹرونشن میں بھی دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے, کس طرح سے دوسروں کی بات کو ان کوڈ کرنا ہے, ڈی کوڈ کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں پراپر ٹریننگ کے تھرو کروائی جاتی ہیں. صحیح. معزز صاحب, آٹزم کے لیے اس کے جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, جو جب علاج کیا جاتا ہے, تو اس کے لیے کیا صرف تھیراپیز ہی ہوتی ہیں یا کچھ میڈیکیشن بھی ضروری ہوتی ہے, کچھ میڈیسنس ہیں جن کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے؟ جی, یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے اور اس کے بارے میں کافی متس بھی پائی جاتی ہیں کہ آٹزم کے لیے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ میڈیسن دیں گے تو اس سے ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. یہ ٹوٹلی رانگ ہے. ابھی تک دنیا میں آٹزم کے ٹریٹمنٹ کے لیے ایون کہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز جتنے بھی ہیں اس کے لیے کوئی میڈیکیشن نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے لیے تھیراپیوٹک انٹرونشنز ہوتی ہیں, یعنی کہ تھیراپی کروائی جاتی ہے. اگر اسپیچ کا ایشو ہے, فار ایگزامپل کسی بچے کو بولنا نہیں آتا, اس کو ہم میڈیسن دیں گے تو کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ بولنا شروع کر دے؟ بالکل صحیح. ایسا نہیں ہو سکتا. بیہیویئر کا ایشو ہے تو وہ بھی میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہو سکتا, بلکہ ہمیں اس کے لیے بیہیویئر کی ٹیکنیکس ڈفرینٹ اپلائی کرنی پڑیں گی. جیسے میں نے ایگزامپل دی کہ اپلائیڈ بیہیویئر انالیسز. صحیح. یہ ڈفرینٹ تھیراپیوٹک انٹرونشن ہوتی ہیں جو کروانے سے بچہ لرن کرتا ہے. صحیح. تو میڈیسن سے اس کا کوئی لنک نہیں ہے. لیکن اگر بچے کو کوئی کوموربڈ کنڈیشن اور بھی ساتھ میں ہے, جیسے کہ فٹس ہیں, صحیح, دورے
जिसको कहा जाता है, अगर दौरे पड़ रहे हैं तो उसके लिए हमें साथ में एक न्यूरोलॉजिस्ट को रेफ़र करना होता है कि जब तक वो फिट्स की कंडीशन कंट्रोल नहीं होगी तब तक थेरेपी भी पॉसिबल नहीं है, बाकी चीज़ें भी तब तक मुश्किल होती हैं। तो अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी या इनअटेंशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, थेरेपी में भी नहीं बैठ रहा और वो सीवियर लेवल की है, तो फिर साथ में हमें साइकेट्रिक हेल्प की भी ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन ही ऑटिज़म की मैनेजमेंट के लिए जो रिकमेंड की जाती हैं, और इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ये चीज़ भी माइंड में रखने की ज़रूरत है कि इसकी मैनेजमेंट होती है। यानी बच्चे को इंडिपेंडेंट करने के लिए उसके लिए डिफरेंट थेरेपीज़ के ज़रिए बच्चे को मैनेज करना सिखाया। यू मीन टू से कि अगर आप अपने बच्चे को लेके जाते हैं व्यूअर्स किसी साइकाइट्रिस्ट के पास और वो आपको कहते हैं इसको ये मल्टीविटामिन साथ में स्टार्ट कर दें तो इससे बेहतर हो जाएगा, सो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इट कि मेडिसिन नहीं होती है उसके ऑटिज्म लिए। की कोई मेडिसिन नहीं, और साथ में और कंडीशंस हो सकती हैं। तो अगर कोई बंदा आपको कह रहा है कि ये मल्टीविटामिन इसको टैबलेट देना शुरू कर दें तो ये इसको हेल्प करेगा, तो समझ जाएं कि वो बंदा जो है वो उतना एक्सपर्ट नहीं है, कहीं ना कहीं पे वो झोल दिखा रहा है या वो एक्सपर्ट नहीं है, बस सिर्फ उसके पास उसने कहीं से कोई सर्टिफिकेट लिया है और उस सर्टिफिकेट के हवाला से वो बस मार्केट में आके बैठ गए हैं। क्योंकि हम देखते हैं हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाम यूज़ करते हैं, एक्चुअली उनके पास स्टडीज़ नहीं होती, उनके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं होती, वो इस काबिल नहीं होते कि वो उस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकें, तो लेकिन अपना पैसा कमाने के लिए वो आके मार्केट में बैठ जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि मेल प्रैक्टिस मतलब हो रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। बहुत से एक्सपर्ट्स भी ऐसे हैं जो कि मेडिसिन रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन उसके लिए कोई और कंडीशन होगी, ये भी देखने की ज़रूरत है। डॉक्टर को जो चीज़ नज़र आ रही है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे में विटामिन की कमी है, तो वो विटामिन की अगर कोई मेडिसिन दे रहा है तो वो उसकी दूसरी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, ना कि ऑटिज्म को ट्रीट करने के लिए। तो ऑटिज्म की कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन साथ में कोई और अगर कंडीशन मौजूद है तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। जैसा हमने अभी पहले जिक्र किया था कि अगर बच्चे को सिर्फ और सिर्फ उनके ऑटिज्म का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे मेडिसिन यूज़ नहीं करवाई जाती हैं, क्योंकि जैसा कि मौज़ा साहब ने आपको बताया कि अगर बच्चे को उनके बोलने का प्रॉब्लम है तो वो कैसे मेडिसिन से कैसे ठीक होगा, वो तो एक्सरसाइज ही होगी तभी बच्चा जो है वो प्रॉपर तौर पर ज़िंदगी में दाखिल हो सकेगा। तो इस बात को लेकर हमेशा अपने जहन में ये बात रखें कि चीज़ें, इसीलिए हम ये प्रोग्राम जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते हैं ताकि आपको चीज़ों का पूरे तौर पर पता हो। अगर आपको पता होगा तभी आप अपने प्रॉब्लम्स को, अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स को, अपने इर्द गिर्द के जो आपके पास लोग रहते हैं उनके प्रॉब्लम्स को बेहतर तौर पर हैंडल कर सकेंगे और उन चीज़ों को बेहतर तौर पर आगे लेके जा सकेंगे। मौज़ूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, और ये बात जो है हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि किस वक्त हमें मेडिसिन्स यूज़ करनी है और किस वक्त मेडिसिन्स यूज़ नहीं करनी, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं हमारे माशरे में मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा है। सर दर्द हो रहा है तो फ़ौरन से टैबलेट खाएं। क़ुव्वत बर्दाश्त को व्यूअर्स अपने बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम, फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनमें मुब्तला कर देती हैं। तो मेडिसिन हमेशा इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कि डॉक्टर से पूछे बगैर आप मेडिसिन यूज़ ना करें। आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा, मौज़ूद साहब ने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको सारे प्रोग्राम में किस तरह कैसे लगी, और आप अगर कुछ और हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आपके क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करेंगे और कोशिश होगी कि आपके क्वेश्चंस के हवाला से भी हम कोई एक प्रोग्राम तरतीब देंगे जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो कमेंट्स में आपने क्वेश्चंस किए हैं हम उन्हीं को आंसर करेंगे। बहुत शुक्रिया मौज़ूद साहब आपका, आपने एक बार फिर हमारे व्यूअर्स के लिए अपना कीमती वक्त दिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें और खुश रहें और खुशियाँ बांटें। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।
Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.